वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज के इस सेशन में हम 16 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी के बारे में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 2022 के लिए, जहां पर आपको सीसैट की क्लासेस भी इंक्लूड होकर मिल जाती हैं। अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं जानकारी के लिए 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में है। अभी हाल ही में ये जानकारी निकल के आई है कि फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, यानी कि चौथे साल लगातार इंडिया एक नॉर्मल मॉनसून अवेल करने वाला है। ये जानकारी हमें मिली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के माध्यम से इस साल। यहां पर बड़ा सवाल है कि ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता क्या है जिसमें ये जानकारी निकल के आई। देखिए, जो आईएमडी है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो प्रिडिक्ट करता है इंडिया में आने वाले मानसून को। ये प्रिडिक्शन कुछ कैटेगरीज में होता है, जैसे कि बारिश होगी नॉर्मल, बिलो नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल। और इसके लिए जो एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है थ्रू दी लॉन्ग पीरियड एवरेज। हम एक लंबे समय में मानसूनल कंडीशंस को या स्थितियों को इवेल्युएट करते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। उसी के बेसिस पे हम इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि जो बारिश होने वाली है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, बिलो नॉर्मल होगी या फिर अबव नॉर्मल होगी। अब आईएमडी के अकॉर्डिंग एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की स्थिति को रिकॉर्ड करता है एक पार्टिकुलर रीजन में। रीजन मतलब सपोज करिए कि ये एक रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया। इस रीजन में हम देखेंगे कि बारिश कैसी हुई है। फर्दर केवल हम रीजन को नहीं बल्कि एक टाइम फ्रेम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जून और जुलाई या फिर मई से लेकर जुलाई के बीच में इस रीजन में काफी लंबे समय तक बारिश की स्थिति क्या रही है। वो लॉन्ग पीरियड कितना हो सकता है? वो लॉन्ग पीरियड 30 साल से 50 साल का हो सकता है। इस 30 साल से 50 साल में हम देखेंगे कि इस रीजन में एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी बढ़िया या खराब बारिश हुई है, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो बारिश होने वाली है वो कैसी होने वाली है। पूरे देश में जो फिगर्स हैं उन्हें मेट्रोलॉजिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन में ले लिया जाता है। एलपीए क्यों जरूरी होता है? देखिए, एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा वैरी करता है। वो रीजन टू रीजन वैरी कर सकता है और मंथ टू मंथ भी वैरी कर सकता है। तो एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे डिसाइड करना कि बारिश अच्छी होगी या खराब होगी थोड़ा गलत है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि पिछले 50 सालों में या 30 सालों में बारिश की स्थिति कैसी रही है। उसके बेसिस पे जो अंदाजा लगाया जाएगा या जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेहतर होगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नाटो के इनलार्जमेंट के बारे में है। रशिया ने एक बार फिर से फिनलैंड और स्वीडन को वार्न किया है कि अगर उन्होंने नाटो को ज्वाइन करने की कोशिश की तो इससे यूरोप की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब साफ था, रशिया अटैक करेगा फिनलैंड और स्वीडन को भी, जैसे कि उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा है। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहता किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट नाटो में। जो भी कंट्रीज उसके आसपास की हैं वो उसे नाटो की उसके बैकयार्ड में एंट्री के रूप में देखता है। रशिया ने यह कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करते हैं तो वो उनके आसपास के रीजन में अपने लैंड, नेवल और एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, स्पेसिफिकली बाल्टिक सी के रीजन में, ताकि उन्हें रोका जा सके। रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट तक दे डाला। उसने ये कहा कि हमारे पास हो सकता है कि इतने रिसोर्सेस ना हो, इतनी आर्मी ना हो, क्योंकि हम एक वॉर में ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो हो सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड को काउंटर करने के लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करे। रशिया ने एक प्रकार से दुनिया को न्यूक्लियर वॉरफेयर की चेतावनी दे दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करते हैं तो न्यूक्लियर वॉरफेयर का खतरा बना रहेगा। इसे डेफिनेटली ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और इस पर निश्चित तौर पे लोगों को चिंता तो होनी ही चाहिए। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो टेंशंस हैं वो तब से ही बनी हुई हैं जब यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया को कब्जे में ले लिया था व्लादिमीर पुतिन ने या फिर रशिया ने। इसके रिस्पॉन्स में नाटो ने आसपास के देशों में जो कि रशिया के एग्रेशन को लेकर वल्नरेबल हैं, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया या फिर उन्हें वो रीइंफोर्स करने लगे, उन्हें थोड़ी ज्यादा ताकत देने की कोशिश करने लगे। रशिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा सशंकित है। वो नहीं चाहता कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो और वो यूक्रेन की मेंबरशिप का भी सख्ती से विरोध कर रहा था। यूक्रेन का जो एक स्टांस था कि उसे नाटो की मेंबरशिप लेनी ही है, एंड दैट इज द रीजन कि उसने रशियन एग्रेशन को भी इन्वाइट किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट नाटो इनलार्जमेंट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाम किंग के बारे में है। हाल ही में एक बहुत ही रेयर प्रजाति की बटरफ्लाई जिसका नाम है पाम किंग, उसे तमिलनाडु में काफी लंबे समय के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम साइट किया गया या फिर देखा गया।
पाम किंग को, ये जो एक बटरफ्लाई या फिर तितली की प्रजाति है, फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था साउथ इंडिया में। जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एच.एस. फर्ग्यूसन, उनके द्वारा इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था 1891 में। उसके बाद काफी लंबे समय तक इस बटरफ्लाई की ओर किसी और का ध्यान नहीं गया। वापस से इसे अगेन रीडिस्कवर किया गया 2007 में। ये नाइफिलिडाई जो सब फैमिली है बटरफ्लाई की, उससे बिलोंग करता है। इस प्रजाति की जो बटरफ्लाईज होती हैं ये पाम, कोकोनट या फिर कैलेमस पे रहती हैं या उनके पौधों पर ही अपना जीवन यापन करती हैं। जो बटरफ्लाई है इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है और इस पे आपको डार्क बैंड्स भी मिल जाएंगे। इसीलिए इसे रिक्लूसिव यानी कि ये बहुत आसानी से दिखते नहीं हैं और शेड्स में या छांव में रहना पसंद करते हैं। पाम किंग को इसलिए भी देख पाना बहुत संभव नहीं होता बिकॉज इनका जो कलर होता है वो वुड कलर का होता है, लकड़ी के कलर का होता है। तो ये लकड़ी पे अगर बैठे हों तो ये एक कैमोफ्लेज की तरह वर्क करता है उनके लिए। और इसके जो इनके विंग्स का कलर है वो चूंकि लकड़ी के कलर के जैसा ही होता है, इसलिए ये कम शिकार भी बनते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको इंडिया के हिस्से में मिल जाएंगे म्यांमार में, इंडो चाइना रीजन में, पेनिनसुलर मलेशिया में या फिर थाईलैंड में। ये इंडोनेशियन जो आर्किपेलॉग है और फिलीपींस का रीजन है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पाम किंग। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑयल बॉन्ड्स के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्टर से देखिए, इस समय ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, परेशान भी हैं और कई सारे लोग सरकार से नाराज भी हैं। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो केवल ऑयल को प्रभावित नहीं करते, वो हर उस कमोडिटी को प्रभावित करते हैं जिनको ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहां भी यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, चूंकि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो लगभग हर चीज के दाम बढ़ने लग जाते हैं। निश्चित तौर पे इस बारे में सरकार से सवाल पूछा जाएगा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया। सरकार इस समय मैसिव क्रिटिसिज्म फेस कर रही है ऑन हाई ऑयल प्राइसेस। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब भी दिया। उनका यह कहना है कि वो टैक्सेस को कम करके ऑयल के प्राइसेस को कम नहीं कर सकती। इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को कम करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स दे रखे हैं और उन ऑयल बॉन्ड्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इससे सरकार का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है जिसे वो ऑयल के प्राइसेस में से ही पे करते हैं। तो चूंकि ऑयल बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसकी पेमेंट के लिए ऑयल पर उन्हें टैक्स लगाना ही होगा, इसलिए वो ऑयल के प्राइसेस को गिरा नहीं सकते टैक्सेस को कम करके। तो कुल मिला के एक बार फिर से आरोप को प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रांसफर किया गया। देखिए, क्रिटिक्स का जो मानना है, उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो ऑयल बॉन्ड्स के लिए जो पे करती है वो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि उसके लिए सरकार को इतना ज्यादा टैक्स करना पड़े। यहां पर देखिए, जब भी ऑयल के प्राइसेस आप पे करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो होता है कि ऑयल का प्राइस खुद, जो क्रूड ऑयल होता है, जो सरकार दूसरे देशों से परचेज करने के लिए पे करती है, वो आपसे लिया जाता है। फर्दर ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जो ओरिजिनल प्राइस है, कई तरीके के टैक्सेस लेवी किए जाते हैं बेसिक प्राइस पे, और उन टैक्सेस को भी आपसे लिया जाता है। इस वजह से जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये दोनों मिलकर रिटेल प्राइस बनाते हैं, मतलब ऑयल का जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस जो टैक्सेस हैं। जो टैक्स हैं वो एक प्रोडक्ट या जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फर्दर डीजल, पेट्रोल या बाकी की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में जो टैक्सेस हम पेट्रोल के लिए देते हैं वो जो प्राइस आप पे करते हैं उसका 50% होता है। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है पेट्रोल का वो 50% और 50% आप उस पर टैक्स देते हैं। डीजल में आप 56% डीजल का प्राइस देते हैं और 44% टैक्सेस पे करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा डीजल और पेट्रोल पर आप टैक्सेस के फॉर्म में पे करते हैं। अभी ऑयल बॉन्ड्स का मामला क्या है जिस पर सरकार ये कह रही है कि वो दाम नहीं घटा सकते। देखिए, फ्यूल प्राइसेस जब कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, तो सरकारें ऑयल मार्केटिंग कंपनी से क्या बोलती हैं कि आप कम करिए जो डीजल या पेट्रोल है उसका दाम, फ्यूल प्राइस कंज्यूमर्स को कम चार्ज करिए। ऑयल कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर सरकार को जरूरत होती है कि वो ऑयल कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें। वो बोलें कि आप लोगों से कम पैसे चार्ज करिए, जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। लेकिन ये बात तो ले दे के वही पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल के दाम कम करने के लिए कुछ कंपनसेट किया। सरकार उस पैसे को भी तो किसी न किसी दूसरे रूप में लोगों के ऊपर टैक्स पे करके ड्रॉ करेगी, वापस से लेगी। तो वो तो बात वही पड़ गई कि आप ऑयल के प्राइसेस महंगे खरीदें या सरकार को किसी दूसरे रूप में ज्यादा टैक्स दें। अब इससे बात बनती नहीं है कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पैसे दे दो और उनसे बोलो कि वो ऑयल के प्राइसेस कम कर दें।
क्योंकि सरकार वो पैसा फिर दूसरे तरीके से लोगों से ही कंपनसेशन के तौर पे ले लेगी। यहां पर ऑयल बॉन्ड्स का मामला आ जाता है ताकि सरकार लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाए और ऑयल के प्राइसेस को कम कर दे। अब ये कैसे किया जाता है? ऑयल बॉन्ड्स में ये कहा जाता है, यहां पर मामला आता है आईओयू का। आईओयू का मतलब होता है आईओयू। आईओयू का मतलब होता है कि ये उधार रहा। ऑयल बॉन्ड्स जो होते हैं वो आईओयू के फॉर्म में इन ऑयल कंपनीज को दे दिए जाते हैं। इनसे कहा जाता है कि आप ऑयल के दाम कम कर दीजिए, इसके लिए हम आपको इमीडिएटली कुछ पे नहीं करेंगे, हम आपको दे देते हैं ऑयल बॉन्ड्स। आप इन ऑयल बॉन्ड्स को अपने पास रखिए, जब ये 10 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे तो हम इसमें जो भी अमाउंट लिखा गया है जो आपको कंपनसेट करने के लिए हम देना चाहते हैं वो हम दे देंगे। लेकिन ऑयल कंपनीज बोलेंगी कि ये पैसा तो आप हमको बहुत दिन बाद देने वाले हैं। सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने उन्हें 1000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स दे दिए, ये बोलकर कि ये आपका कंपनसेशन अमाउंट है और आप ऑयल के दाम कम कर दीजिए। वो बोलेंगे ये अमाउंट तो हमको 10 साल बाद मिलेगा ना, अभी तो मिलेगा नहीं, तो अभी का हम क्या करें? सरकार कहती है कि हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे हर साल। मतलब हर साल हम आपको 80 करोड़ रुपए दे देंगे और ये 1000 करोड़ रुपए हम आपको 10 साल बाद दे देंगे, आप ऑयल के प्राइसेस कम कर दीजिए। अब इसको इस्तेमाल करके सरकार को इमीडिएटली लोगों को टैक्स नहीं करना पड़ता और ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ऑयल के प्राइसेस को नीचे रखने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करी है, लेकिन ये ऑयल बॉन्ड्स कभी न कभी तो मैच्योर होंगे और इनका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये आज देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, दैट्स व्हाई वो ये बोल रहे हैं कि वो ऑयल के प्राइसेस को गिरा नहीं सकते। अब आइए अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट के बारे में है। देखिए कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो मेनली बना होता है डस्ट, आइस या फिर धूल के कण से, चट्टानों से, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये तो बेसिक बात हो गई। अभी कॉमेट के बारे में और समझेंगे, उसके पहले मामला क्या है। नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उन्होंने कंफर्म किया है एक बहुत ही बड़ा बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन, नाम थोड़ा सा टफ है बट मैं ले लेता हूं इस कॉमेट को। ये कहा गया कि ये अभी तक की जानकारी में आया हुआ सबसे बड़ा आईसी कॉमेट, न्यूक्लियस वाला कॉमेट है। देखिए जो कॉमेट होता है उसके आसपास आपको एक धूल के कण, मिट्टी, डस्ट का एक एटमॉस्फेयर भी मिल जाएगा और इनके सेंटर में एक कोर होता है जो कॉमेट होता है उसके ठोस जो चट्टानें होती हैं या जमी हुई गैसेस होती हैं उनका पार्ट होता है, तो उसे आप कॉमेट का न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इस न्यूक्लियस को नाम दिया गया C2014 UN-271 बिकॉज इसे 2014 में खोजा गया था। ये 120 किलोमीटर डायामीटर का एक कॉमेट है। ये सामान्यतया जो कॉमेट्स हम जानते हैं उनकी तुलना में 50 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका भार लगभग 500 ट्रिलियन टन का है। जो कॉमेट है इसे 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर खोजा था, जिनमें से एक का नाम था पेड्रो बर्नार्डिनेली और दूसरे थे गैरी बर्नस्टीन। उन्हीं लोगों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। बेसिकली एक डार्क एनर्जी सर्वे किया जा रहा था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो चिली में है वहां पर। उसी के दौरान 2010 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया गया और 2014 से इस पर इंटेंसिव स्टडी की जा रही है। दैट्स वाई इसके नाम में 2014 का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इसे खोज लिया गया था नवंबर 2010 में ही। ऐसा माना जाता है कि कॉमेट अपना ओरिजिन ट्रेस करता है ऊर्ट क्लाउड में। ऊर्ट क्लाउड क्या होते हैं? देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके अलावा जो प्लूटो है उसके बाहर हमें मिलता है क्यूपर बेल्ट। यहां पर हमें कई सारे कॉमेट्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे भी काफी दूरी पर हमें एक ऊर्ट क्लाउड का एरिया मिलता है। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल रीजन ही है, इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस रीजन से कई सारे जो कॉमेट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो प्रेजेंट में ये कॉमेट है इसका ओरिजिन भी यही ऊर्ट क्लाउड है जो हमारे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा दूरी पर है। ये देखिए ये जो ऊर्ट क्लाउड है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले कॉमेट्स बहुत दूर हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाते, इन्हें कभी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी नहीं किया गया है। इसका हाइपोथेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम एक डच एस्ट्रोनॉमर थे जन ऊथ, उन्होंने 1950 में किया था। इसीलिए इसे ऊथ क्लाउड का रीजन बोलते हैं। यहां से कई सारे जो क्लाउड्स हैं उनका या जो कॉमेट्स हैं उनका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। कॉमेट्स देखिए वही होते हैं, ये लैटिन वर्ड कॉमेटा से निकला है जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर। चूंकि जब ये सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं तो जिसमें जलवाष्प या गैसेस होती हैं वो एक पूंछ का हिस्सा या लहराते हुए बालों का हिस्सा रूप ले लेती हैं। दैट्स व्हाई इन्हें लॉन्ग हेयर्ड या फिर पुच्छल तारा कहा जाता है, कॉमेट कहा जाता है। सबसे पहली बार कॉमेट को 1059 BC में, मतलब काफी पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। इसे डर्टी स्नोबॉल भी समटाइम्स कह दिया जाता है। ये कुछ मील से टेंस ऑफ मील्स तक बड़े हो सकते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जब ये काफी नजदीक पहुंच जाते हैं तो गर्म होने की वजह से डेब्रिस और डस्ट या गैसेस का एक
एक सीरीज बन जाती है, एक पूछ बन जाती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी बोलते हैं। कॉमेट बेसिकली ये है कि ये अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो 3650 नोन कॉमेट्स की जानकारी है। कॉमेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रेडिक्टेबल कॉमेट और लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट। जो प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स होते हैं वो बेसिकली कुपर बेल्ट से आते हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी होती है और ये बेसिकली बहुत 200 सालों के आसपास सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। इसमें एक बार काफ़ी फेमस है हैलीज कॉमेट, जो 76 ईयर्स में एक बार हमें दिखाई पड़ता है और अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। दूसरा है लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट। ये ऊत क्लाउड से आने वाले कॉमेट्स होते हैं। ये बहुत लंबा समय लेते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ये 30 मिलियन से ज्यादा साल का समय ले सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, तो हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम लगाएंगे। दैट्स व्हाई इन्हें लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट कहा जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।